अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 136। हाँ, शिवम, तुम तो अपने को बहुत बड़ा समझते हो। जब से मैंने ताओ शान को देखा है वो कभी हारा नहीं। अनुराज जोर से हंस पड़ा। शिवम ने कुछ और नहीं कहा। उसने बड़े बड़े कदम बढ़ाए। उसकी मुक्केबाजी में ताकत थी और एक धमाके के साथ उसने ताओ शान की ओर घूंसा मारा। ताओ शान की मांसपेशियां तुरंत तन गईं। उसका शरीर लोहे जैसा था और इस घूंसे से उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। कितना मजबूत शरीर है, शिवम ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। एक क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर वाकई अपनी साख के मुताबिक था। ताओ शान का चेहरा भावहीन था। उसने शिवम को देखा और कहा, मेरे पास मजबूत शरीर के अलावा मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। शिवम ने ताओ शान को दिल से थम्स अप दिया। उसका ये शरीर वाकई शिवम की कल्पना से परे था। ताओ शान, इसे फटाफट मार डालो। अनुराज, जिसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, बेसब्र हो रहा था। ताओ शान ने सिर हिलाया। उसने शिवम को देखा और कहा, अब मेरी बारी है। बोलते ही ताओ शान ने पहल की और हमला किया। उसके भारी कदमों ने उसकी रफ्तार पर जरा भी असर नहीं डाला। एक बड़ा सा घूंसा, जैसे कोई बर्तन, पलक झपकते ही शिवम के सामने था। शाबाश! शिवम जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसमें लड़ने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और हमले का सामना किया। दोनों मुट्ठियों का फिर से टकराव हुआ, लेकिन इस बार नतीजा बहुत अलग था। इस घूंसे से शिवम का शरीर उछलकर पीछे की दीवार से जा टकराया। दीवार धमाके के साथ ढह गई और अनगिनत मलबे के टुकड़ों ने शिवम के शरीर को दबा लिया। धूल उड़ी, जिसने सबकी नजर को पल भर के लिए ढक लिया। शानदार, शानदार! हा, अनुराज खुशी से चिल्ला उठा। ताओ शान, मैंने तुम्हें बेकार में नहीं पाला। ताओ शान अपनी नजरें मलबे पर टिकाए चुप रहा। भन, तभी एक रोशनी चमकी। सारा मलबा उछलकर चारों ओर बिखर गया। फिर शिवम मलबे से उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फट चुके थे, जिससे उसकी चमकती मांसपेशियां दिख रही थीं। लेकिन शिवम की ऊर्जा जरा भी कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि वह और मजबूत हो गई थी। तुम मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। ताओ शान का टैलेंट उतना खास नहीं था। चंदू की तरह वह सालों से इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स की चोटी पर अटका हुआ था। फर्क बस इतना था कि चंदू वहीं रुक गया, जबकि ताओ शान ने अलग रास्ता चुना और एक मजबूत शरीर बनाया। ये मरा नहीं। अनुराज गुस्से से तिलमिला उठा। उसने ताओ शान को जल्दी से आदेश दिया, इसे अभी मार डालो। ताओ शान ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और कहा, जब तुम्हें पता है तो अब क्यों नहीं पलटकर चले जाते? फिर कभी सैनी परिवार के घर मत आना। ताओ शान, तुम क्या बोल रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम इसे मार डालो। पास ही खड़ा अनुराज चिंता में तिलमिला रहा था। शिवम का चेहरा शांत था। उसने ताओ शान को देखा और कहा, तुम्हारी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। इसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ताओ शान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसके विशाल शरीर पर रोशनी और चमकने लगी। शिवम, जब ऐसा है तो मेरी बेइज्जती के लिए तैयार हो। ये कहने के बाद ताओ शान की मांसपेशियां उभर आईं और उसकी नसें ड्रैगन जैसी दिखने लगीं। शिवम बेहद शांत और निश्चिंत था। शिवम, तुम खत्म हो, ताओ शान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और उसके शरीर पर हल्की रोशनी उसकी मुट्ठी पर जमा हो गई। पल में वह विशाल मुट्ठी बेहद चमकदार हो गई। खत्म! ताओ शान के जोरदार चीख के साथ उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। मुट्ठी आने से पहले उसकी तेजी से हवा का झोंका आया। पल में लिविंग रूम में चीजें उड़ने लगीं। टेबल और कुर्सियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। कितना ताकतवर! पास ही खड़े राज ने आंखें फाड़ दीं। अगर उसे यह घूंसा पड़ता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। शाबाश! शिवम जरा भी घबराया नहीं। उसने जोर से चीखा और उसके शरीर पर हल्की नीली रोशनी उभर आई। ये रोशनी मानो शिवम के साथ घुल मिल गई थी और उसकी मुट्ठी इस नीली रोशनी में लिपट गई थी। अगर तुम इसे तोड़ सको तो मैं हार मान लूंगा, शिवम ने गुस्से में चीखकर कहा और तीसरी बार उसने ताओ शान का सामना किया। धूम! इस घूंसे से पूरा कमरा तुरंत हिल गया और दीवार ढह गई। पास ही सैनी परिवार के बाप बेटे और नरेंद्र तुरंत उछलकर दूर जा गिरे। इस जोरदार धमाके के साथ धूल ने सबकी नजर को ढक लिया। अनुराज जमीन से उठा, अपनी आंखें मली और चिंता से बोला, क्या हुआ? क्या शिवम मर गया? तभी सामने की धूल अचानक हिली। फिर एक आकृति उछलकर बाहर आई। यह आकृति दीवार से टकराए और अनगिनत पत्थरों के नीचे दब गई। इतनी तेज रफ्तार में कोई भी नहीं देख पाया कि यह कौन था। क्या शिवम मर गया? अनुराज ने चिंता से पूछा। लेकिन तभी मलबे के नीचे से एक आकृति रेंगकर बाहर आई। ताओ शान का पूरा शरीर घावों से भरा था और उसका चेहरा हैरानी से भरा था। ये कैसे संभव है?
तुम्हारा शरीर मुझसे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? ताओशान ने हैरानी से चिल्लाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवम के शरीर के चारों ओर हल्की रोशनी थी। ताओशान के शरीर की रोशनी गायब होने लगी और उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। शिवम धीरे धीरे ताओशान के सामने आया। उसने ताओशान को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम इन स्ट्रेंथ और क्रॉस ट्रेनिंग दोनों में अभ्यास करते हो, लेकिन मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ वह तुमसे अलग है। मैं आध्यात्मिक शक्ति में ट्रेनिंग करता हूँ। आध्यात्मिक शक्ति? ताओशान को ये शब्द पहली बार सुनाई दिया। शिवम ने धीरे से कहा, और सवाल मत पूछो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ये कहने के बाद शिवम ने ताओशान के शरीर को हल्के से थपथपाया। उसका विशाल शरीर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। उठ जा, तारांकन तारांकन। पास ही खड़ा अनुराज गुस्से से चिल्लाया, तुम नाटक कर रहे हो, जरूर नाटक कर रहे हो। अनुराज ने दांत पीसे। वह साफ तौर पर घबरा रहा था। उसके बगल में खड़े राज का चेहरा बेहद खराब था। वह मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। हमेशा से वह खुद को जीनियस समझता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि शिवम की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि ताओशान भी हार गया। ये कैसे संभव है? राज का चेहरा बेहद खराब था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कुछ ही दिनों में शिवम की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई। शिवम ने ताओशान को नहीं मारा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस मामले का ताओशान से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद शिवम धीरे धीरे अनुराज के सामने आया। घुटने टेक कर माफी मांगो। शिवम का लहजा सख्त था। अनुराज ने दांत पीसे। उसने शिवम को घूरा और चिल्लाया, शिवम, तो क्या अगर तुम ताओशान से जीत गए? ये कानून का समाज है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। हा हा हा। जैसा अनुराज ने कहा, इस युग में कोई भी अधिकारियों के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन शिवम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि किसी को मारने का सिर्फ एक तरीका होता है? ये कहने के बाद शिवम ने अपनी उंगली हिलाई और एक आध्यात्मिक आग की लपट तुरंत चंदू के शरीर पर जा गिरी। फुस। जैसे ही आध्यात्मिक आग ने चंदू के शरीर को छुआ, वह राख में बदल गया। कोई निशान भी नहीं बचा। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कौन पता लगा पाएगा? शिवम ने आंखें सिकुड़कर कहा। अनुराज का चेहरा तुरंत राख की तरह हो गया और वह बेहद डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जयपुर से आए शिवम ने कैसे पूरे सैनी परिवार को झुका दिया। शिवम की उंगली से फिर से एक आध्यात्मिक आग की लपट निकली। वह सोफे पर बैठ गया और उदासीनता से बोला, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो मैं रहम नहीं करूंगा। ये कहने के बाद शिवम ने अपनी आंखें बंद की और गिनना शुरू किया। अनुराज का चेहरा बेहद खराब था। शिवम की उंगलियों पर नाचती लपटों को देखकर वह और भी डर गया। 2। इस समय शिवम आखिरी नंबर तक पहुंच गया था। जैसे ही शिवम 3 चिल्लाने वाला था, अनुराज अचानक धप से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने दांत पीसे और दुखी होकर कहा, शिवम, मैं गलत था। मुझे तुम्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। कृपया मेरी जान बख्श दो। पापा। राज ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा विद्रोह से भरा था। कुछ दिन पहले शिवम एक साधारण इंसान था, लेकिन कुछ ही दिनों में शिवम में पूरे सैनी परिवार के खिलाफ जाने की ताकत आ गई। इस पल में अनुराज को भी समझ आने लगा कि इतने बड़े परिवार क्यों बड़ी रकम खर्च करके भी टॉप नॉच मार्शल आर्टिस्ट्स को हायर करते हैं। और तुम? शिवम ने राज की ओर देखा। राज ने दांत पीसे और कहा, शिवम, यह मत सोचो। अच्छा। शिवम ने भौहें उठाईं। उसने अनुराज को ठंडी नजरों से देखा और अचानक चिल्लाया, घुटने टेको। ये 2 शब्द मानो हजारों टन वजन के थे। राज को तुरंत अपने पैर कमजोर लगे और धप से वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह छटपटाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह मुक्त नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? राज का अहंकार पूरी तरह टूट गया। शिवम के सिर्फ 2 शब्द उसे दबाने के लिए काफी थे। इसका मतलब था कि शिवम की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अनुराज को ठंडी नजरों से देखा और कहा, यह आखिरी बार है। अगर तुम लोग फिर से मुझे उकसाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा सैनी परिवार गायब हो जाएगा। अनुराज ने सिर झुकाया और एक शब्द नहीं कहा। राज पूरी तरह निराश दिख रहा था। शिवम। तभी कोने में छिपा नरेंद्र अचानक बोला। वह शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ बोला, शिवम, मैंने अभी तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुम मेरे स्तर तक नहीं उतरोगे ना। नरेंद्र पहले ही डर के मारे मर चुका था। वह एक साधारण इंसान था, उसने ऐसी सीन कहाँ देखी थी। सामने जो कुछ हुआ उसने उसकी विश्वदृष्टि को पूरी तरह बदल दिया। इससे भी ज्यादा जरूरी बात, उसके दिल में सैनी परिवार हमेशा उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन अब वे शिवम के सामने घुटने टेक कर अपनी गलती मान रहे थे। शिवम ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे स्तर तक उतरूंगा? नरेंद्र स्तब्ध रह गया। उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ,
हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे बस एक बूढ़ा बेवकूफ समझ लो। शिवम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मन ही मन दुखी हो गया। नरेंद्र और सुमन वाकई भाई बहन थे, वे सचमुच एक जैसे थे। शिवम वहां ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी ही सैनी परिवार के घर से निकल गया। अगले दिन शिवम और जुनैद जयपुर लौटने की तैयारी करने लगे। दोनों ने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। तभी सुरेश की गाड़ी अचानक वहां आ पहुंची। वह कुछ हैरानी के साथ बोला, मिस्टर शिवम, मुझे सचमुच नहीं लगा था कि सैनी परिवार सच में हार मान लेगा। ये कहने के बाद सुरेश ने शिवम को थम्स अप दिया। शिवम ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता? सुरेश ने शर्मिंदगी भरी हंसी हंसी और कहा, चूंकि मैं सैनी परिवार का विरोधी हूं, मुझे उनकी हर हरकत पर नजर रखनी पड़ती है। खुद को और दुश्मन को जानने से ही जीत मिलती है। शिवम ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सैनी परिवार गिर गया। अब उदयपुर में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस मैं ये खबर फैला दूं और तुम उदयपुर में सबके लिए मशहूर हो जाओगे। उस वक्त तुम एक इलाके पर राज कर सकते हो। सुरेश उत्साह से बोला। शिवम ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं। सुरेश स्तब्ध रह गया और कुछ कंफ्यूज होकर बोला, मिस्टर शिवम, यह अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है। शिवम ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मेरी महत्वाकांक्षाएं यहाँ नहीं हैं। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं यहाँ नहीं हैं। सुरेश और कंफ्यूज हो गया। शिवम ने उत्तर की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा लक्ष्य है मुंबई में अपनी जगह बनाना। शिवम के लिए उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ इसलिए था ताकि वह जल्द से जल्द मुंबई जा सके और राठौर परिवार जाकर मोनिका से शादी कर सके। सुरेश अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ... मुंबई में एक विशाल बगीचे में। ये जगह 2000 वर्ग मीटर की थी और अकेला मनो 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा का था। मुंबई में जहां हर इंच जमीन बेहद कीमती थी, इतना बड़ा क्षेत्र लेना ये दिखाने के लिए काफी था कि मालिक बेहद अमीर था। और यह जगह राठौर परिवार की थी। इस पल विशाल विला में एक युवा लड़की ब्रश पकड़कर कुछ बना रही थी जब अचानक दरवाजा खुला। लड़की ने आवाज सुनी और जल्दी से अपनी नोटबुक बंद कर दी। मोनिका, तुम क्या छिपा रही हो? बोलने वाला एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी मोनिका को देखने वाली नजर में ढेर सारा प्यार था। दादाजी, आप बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? मोनिका ने मुंह बनाकर नाराजगी से कहा। पुराने मास्टर राठौर ने मोनिका की नोटबुक की ओर देखा और हंसा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम उसका नाम लिख रही थी, है ना? मोनिका का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने नखरे से कहा, दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? हा, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो? पुराने मास्टर राठौर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसा। मोनिका का चेहरा उसकी गर्दन तक लाल हो गया। उसने नोटबुक को ढक लिया और बात बदलते हुए कहा, दादाजी, कोई बात है क्या? पुराने मास्टर राठौर बेडरूम के सोफे पर बैठ गए और धीरे से बोले, मैं तुम्हें शिवम के बारे में बताने आया हूँ। ये सुनते ही मोनिका तुरंत खड़ी हो गई। वह जल्दी से पुराने मास्टर राठौर के पास बैठ गई और कुछ चिंता के साथ बोली, दादाजी, शिवम अब कैसा है? पुराने मास्टर राठौर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे उलझाए रखा। तुम्हें क्या लगता है? मोनिका ने सोचा और बोली, जब मैं गई थी, शिवम का सैनी परिवार के साथ झगड़ा हो गया था। अब शिवम शायद सैनी परिवार से निपटने का तरीका सोच रहा होगा। पुराने मास्टर राठौर ने हल्के से सिर हिलाया और मोनिका को आगे बोलने का इशारा किया। मोनिका ने सोचा और बोली, सैनी परिवार में राज और ताओशान हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ताओशान से निपटना आसान नहीं है। अगर मैं शिवम होती तो मैं राठौर परिवार का नाम इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करती। कम से कम मेरी जान को खतरा नहीं होता और मैं धीरे धीरे तरक्की कर सकती। पुराने मास्टर राठौर को मानो पहले से पता था कि मोनिका क्या कहेगी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह बड़ा दुखद है कि मैंने लोगों को कह दिया है कि राठौर परिवार कभी शिवम के मामलों में दखल नहीं देगा, न ही उसकी जान मौत की परवाह करेगा। मोनिका का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया। वह एकदम खड़ी हो गई और कुछ गुस्से से बोली, दादाजी, आप तो शिवम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हा, पुराने मास्टर राठौर जोर से हंस पड़े। अगर शिवम को हमेशा राठौर परिवार का सहारा मिलता रहे तो क्या उसके पास बढ़ने का मौका होगा? पुराने मास्टर राठौर ने सिर हिलाया। मोनिका अब उनकी बात कहाँ सुन रही थी। उसने चिंता से कहा, मुझे बताओ शिवम अब कैसा है? सैनी परिवार हार गया और पूरी तरह हार गया। पुराने मास्टर राठौर ने बेपरवाह हंसी के साथ कहा। मोनिका स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से पूछा, दादाजी, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, पुराने मास्टर राठौर ने बेपरवाह हंसी के साथ कहा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले शिवम ने खुद विदेश से आए एक इनस्ट्रेंथ पास्ट मास्टर को मार डाला। इस बार मोनिका और भी हैरान हो गई। जब वह गई थी, शिवम सिर्फ इनस्ट्रेंथ के 5वें स्टेज पर था। इतने कम समय में वह इतना कैसे तरक्की कर सकता था? मैंने पहले ही कहा था कि उस आदमी का बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है, पुराने मास्टर राठौर ने बेपरवाह हंसी के साथ कहा।
मोनिका के चेहरे पर राहत की छाप दिखी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि शिवम मुझे निराश नहीं करेगा। यहाँ तक कि पुराने मास्टर राठौर ने भी आह भरी और कहा, हाँ, असल में मेरा अनुमान भी तुम्हारे जैसा था, लेकिन शिवम ने मेरी कल्पना को पार कर दिया। बिल्कुल। मोनिका का लहजा कुछ गर्व भरा था। पुराने मास्टर राठौर ने हंसी छिपाई। उस समय उन्हें डर था कि मोनिका शिवम को कमान केगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मोनिका खुद ही उस पर फिदा हो जाएगी। जल्दी खुश मत हो। हालांकि जयपुर एक छोटा सा इलाका है, फिर भी वहाँ कुछ बड़े परिवार राज करते हैं, पुराने मास्टर राठौर ने धीरे से कहा। बेशक, मोनिका को पहले से ही पता था। शिवम की वजह से मोनिका को जयपुर की पूरी जानकारी थी। जयपुर में असली टॉप टियर परिवार अभी भी प्रांतीय राजधानी में थे, और उनमें से अरोड़ा परिवार सबसे सम्मानित था। अफवाह थी कि अरोड़ा परिवार कम प्रोफाइल रखता था, लेकिन उनकी संपत्ति पूरे जयपुर प्रांत में फैली थी और उनकी तरल पूंजी 10 अरब तक थी। इतना ही नहीं, अरोड़ा परिवार एक मार्शल आर्ट्स ब्लू ब्लड परिवार था। उनके पास लगभग 10 इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स थे, और यह अफवाह थी कि अरोड़ा परिवार का मुखिया एक पीक इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर था। ये राठौर परिवार की नज़र में शायद कुछ खास नहीं था, लेकिन जयपुर में ये बैलगाम दौड़ने के लिए काफी था। शिवम बेवकूफ नहीं है, वह क्यों उनसे उलझेगा, मोनिका ने धीरे से कहा। पुराने मास्टर राठौर की राय अलग थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, लंबा खसखस काट दिया जाता है। कुछ चीजें तुम्हारी इच्छा से बच नहीं सकती। ये सुनकर मोनिका ने अपने गुलाबी होंठ काटे। वह अच्छी तरह जानती थी कि शिवम की मौजूदा क्षमताओं के साथ जयपुर के टॉप नॉच अरोड़ा परिवार के खिलाफ जाना पूरी तरह असंभव था। दादाजी, ये सोचकर मोनिका ने पुराने मास्टर राठौर को प्यार भरी नजरों से देखा। पुराने मास्टर राठौर ने हंसी छिपाई। वह दशकों से मुंबई में थे और हमेशा अपनी निर्णायक और निर्मम रणनीतियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपनी पोती की बात आती थी तो वह कभी सख्त चेहरा नहीं रख पाते थे। हर बार जब मोनिका प्यार दिखाती, पुराने मास्टर राठौर को समझ नहीं आता था कि उसे कैसे मना करें। चिंता मत करो, मैं उसे जिंदा रखूंगा, पुराने मास्टर राठौर ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। सच में? मोनिका की आंखें चमक उठीं। पुराने मास्टर राठौर ने आंखें घुमाईं। अगर वह सच में मर गया तो क्या तुम मुझसे जिंदगी भर नाराज नहीं रहोगी? मोनिका का सुंदर चेहरा फिर से लाल हो गया और वह फुसफुसाई, दादाजी बकवास मत करो। ... जुनैद ने गाड़ी तेजी से जयपुर की ओर दौड़ाई। मिस्टर शिवम, जयपुर में कुछ हुआ है क्या? हर जगह सैन्य क्षेत्र के लोग क्यों हैं? जुनैद ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। पूरा जयपुर मानो मार्शल लॉ की स्थिति में था। हर जगह हथियारबंद सैनिक गश्त कर रहे थे और पहरा दे रहे थे। शिवम को भी ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। गाड़ी जल्द ही ड्रैगन पैराडाइज पहुंच गई। जयपुर पहुंचने के बाद शिवम ने सबसे पहले फैक्ट्री में मिस्टर ललन से मिलने और आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही शिवम ने अपना फोन निकाला, वह बजा। कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि निकिता थी। उसका फोन नंबर देखकर शिवम ने भौहें चढ़ाईं। सोचने के बाद शिवम ने फोन काट दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजा। शिवम ने भौहें चढ़ाईं। उसने फोन उठाया और कुछ गुस्से से कहा, क्या बात है? दूसरी ओर निकिता तुरंत गुस्सा हो गई, लेकिन जब उसे हितेश की मौत याद आई तो वह थोड़ा डर गई। तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम्हें फोन करना चाहती थी? सुनो, मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, वरना मैं तुम्हें फोन क्यों करती? निकिता ने हिम्मत जुटाकर कहा। ये सुनकर शिवम तुरंत चुप हो गया। कुछ पल बाद शिवम बोला, मैंने पिछले बार दादाजी से साफ कह दिया था। मैंने गोयल परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, मिलने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर निकिता ने ठंडी हंसी हंसी। वह मरने वाले हैं, मिलना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। ये कहकर निकिता ने फोन काट दिया। शिवम का चेहरा तुरंत खराब हो गया और वह खड़ा हो गया। मिस्टर शिवम, क्या हुआ? ये देखकर जुनैद जल्दी से आगे आया और पूछा। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे गाड़ी की चाबियां दो, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जुनैद ने जल्दी से कहा। जरूरत नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। गाड़ी की चाबियां लेकर शिवम जल्दी से गोयल परिवार के घर की ओर निकल पड़ा। वह तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जल्द ही गोयल परिवार के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। इस पल दरवाजे पर कई गाड़ियां खड़ी थीं। जाहिर है गोयल परिवार के रिश्तेदार आए हुए थे। शिवम ने अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क की और जल्दी से गोयल परिवार के घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गोयल परिवार के गेट में दाखिल हुआ, उसने देखा कि गोयल परिवार के कई रिश्तेदार एक साथ बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि हर कोई खुशी से चहक रहा था, जैसे कोई पारिवारिक समारोह हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम को देखते ही पंकज खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ, तुम अब गोयल परिवार का हिस्सा नहीं हो। शिवम ने उसकी अनदेखी की और ठंडी आवाज में पूछा, दादाजी कहाँ हैं?
इसका तुमसे क्या लेना देना? ये हमारा पारिवारिक मामला है और तुमसे कोई मतलब नहीं। पंकज ने ठंडी आवाज में कहा। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? शिवम तुरंत चिल्लाया। इस गुस्से भरी चीख में शिवम की आध्यात्मिक शक्ति थी जिसने सबके कानों को दर्द से भर दिया। पंकज इतना डर गया कि वह कांपने लगा। एक पल के लिए वह अपने गुस्से को जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह कमरे में है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पंकज डरते हुए बुदबुदाया। ये सुनकर शिवम जल्दी से कमरे में चला गया। कमरे में पुराने मास्टर गोयल अकेले बिस्तर पर लेटे थे। गोयल परिवार का कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं आया था। शिवम तेजी से उनके पास गया। वह पुराने मास्टर गोयल के सामने झुका और कुछ उदासी के साथ बोला, दादाजी आप। वह अपनी बात पूरी करने से पहले पुराने मास्टर गोयल ने हाथ हिलाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शिवम मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता था। शिवम को दिल से उदासी महसूस हुई। पूरे गोयल परिवार में सिर्फ पुराने मास्टर गोयल ने शिवम को इंसान की तरह माना था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद ये कहना असंभव था कि उनके बीच कोई लगाव नहीं था। पुराने मास्टर गोयल के चारों ओर मृत्यु की आभा थी। मृत्यु की आभा की सघनता शिवम की कल्पना से परे थी। ये स्पष्ट रूप से मृत्यु का संकेत था। शिवम ने दांत पीसे। उसने अपना हाथ उठाया और पुराने मास्टर गोयल के सामने रखा। उसने अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुराने मास्टर गोयल के शरीर में डाला। दुर्भाग्य से पुराने मास्टर गोयल की बीमारी अब लाइलाज थी। वह मृत्यु के कगार पर थे। यहाँ तक कि शिवम भी उन्हें बचा नहीं सकता था। पुराने मास्टर गोयल ने मुश्किल से कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। शिवम, मुझे पता है कि गोयल परिवार ने तुम्हें निराश किया है। क्या तुम मेरे लिए गोयल परिवार को एक रास्ता दे सकते हो? शिवम थोड़ा स्तब्ध रह गया। असल में शिवम ने गोयल परिवार को खत्म करने के बारे में सोचा था। मुझसे वादा करो। पुराने मास्टर गोयल ने अपनी आवाज में विनती के साथ शिवम की कलाई को कसकर पकड़ लिया। शिवम उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। दादाजी, मैं वादा करता हूँ, जब तक गोयल परिवार मुझे नहीं उकसाता, मैं गोयल परिवार को एक रास्ता दूंगा। ये सुनकर पुराने मास्टर गोयल ने धीरे से कहा, तो मैं निश्चिंत हूँ, निश्चिंत। बोलते बोलते पुराने मास्टर गोयल की ऊर्जा कमजोर होती गई और पूरी तरह गायब हो गई। वह बिस्तर पर लेट गए और हिलना बंद हो गए। शिवम को थोड़ी उदासी महसूस हुई। गोयल परिवार में इतने लोग थे, लेकिन मरते हुए पुराने मास्टर गोयल के पास सिर्फ एक बाहरी इंसान था। ये लोग सचमुच घिनौने हैं। शिवम ने लिविंग रूम की हलचल सुनी और उसका चेहरा ठंडा हो गया। वह पलटा और पुराने मास्टर गोयल के कमरे से बाहर निकला, लिविंग रूम तक पहुंचा। शिवम को देखते ही कमरा तुरंत शांत हो गया। मिल लिया, अब जा सकते हो, सुमन ने हल्के से तंज कसा। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, पुराने मास्टर गोयल की मृत्यु हो गई है। मैं उनके दाह संस्कार के बाद चला जाऊंगा। हाय, आखिरकार चला गया। इतना समय ले लिया। पंकज का भाई वो बड़बड़ाया। ठीक है, ठीक है, हम सब इतने मुश्किल से इकट्ठा हुए हैं। पापा का दाह संस्कार होने के बाद हमें अच्छे से पीनी चाहिए। पंकज ने हंसते हुए कहा, ये तो पक्का है। हम दोनों को आखिरी बार मिले कितना समय हो गया। मैं प्रांतीय राजधानी गया तो 10 साल से ज्यादा हो गए ना। पूरा परिवार चहकने लगा। किसी को भी पुराने मास्टर गोयल की मृत्यु की परवाह नहीं थी। शिवम चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी एक युवा लड़का अचानक दरवाजे से अंदर आया। लड़का शिवम की उम्र का था और उसमें एक साहसी अंदाज था। अरे अल्फेश, तुम आखिरकार वापस आ गए। इस युवा लड़के को देखते ही कमरे में सभी जल्दी से खड़े हो गए और उसका स्वागत करने लगे। अल्फेश नाम का लड़का हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से बोला, हाँ, मेरे पास एक मिशन था, इसलिए थोड़ा देर से आया। अरे कोई बात नहीं, तुम पहले अपना काम निपटाओ, पंकज ने उत्साह से कहा। फिर पंकज ने टटोलते हुए पूछा, अल्फेश, सैन्य क्षेत्र में तुम्हारी पोजीशन अब छोटी नहीं होगी ना? अल्फेश ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से बोला, हाँ, मेरे पास 3 स्ट्रोक आर्मबैंड है। 3? ये सुनकर सभी हैरान रह गए। वाह, अल्फेश वाकई कमाल है। हमें भविष्य में अल्फेश पर निर्भर करना होगा। इस समय अल्फेश के पिता वो ने जानबूझकर पूछा, अल्फेश, हाल ही में जयपुर में इतने सैनिक क्यों आए हैं? कोई बड़ा शख्स आ रहा है क्या? अल्फेश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, पुणे क्षेत्र का डिप्टी चीफ अगले कुछ दिनों में जयपुर आएगा। डिप्टी चीफ? ये सुनकर सभी और हैरान हो गए। यह एक बड़ी पोजीशन और ताकत वाला बड़ा शख्स था। ऐसा बड़ा शख्स जयपुर क्यों आएगा? पंकज ने हैरानी से पूछा। अल्फेश ने कहा, सुना है कि किसी को भर्ती करने के लिए। वह आयुर्वेदिक मेडिसिन और मार्शल आर्ट्स में माहिर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन है। हाय, कौन इतना काबिल है कि डिप्टी चीफ खुद उसे बुलाने आए? कमरे में सभी चर्चा करने लगे। जब सभी चर्चा कर रहे थे, अल्फेश ने अचानक पास ही बैठे शिवम को देखा।
उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और फिर लापरवाही से पूछा, वह शख्स कौन है? सभी ने तुरंत पास ही बैठे शिवम की ओर देखा। वह तुम्हारी बहन का पूर्व पति है और गोयल परिवार में दामाद बनकर आया था। अब उसे निकाल दिया गया है, वह बस एक हारा हुआ इंसान है। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पंकज ने तंज कसते हुए कहा। अल्फेश का चेहरा तुरंत थोड़ा नाराज हो गया। ऐसा शख्स भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। वह उसे देखकर भी वहां बैठा रहा। ये सोचकर अल्फेश तुरंत शिवम की ओर बढ़ा। तुम्हें नहीं पता कि मुझे देखकर खड़ा होना चाहिए और स्वागत करना चाहिए? क्यों, क्या तुम्हारा पिछवाड़ा बहुत भारी है? अल्फेश ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर शिवम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अल्फेश की ओर देखा और भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा स्वागत? तुम अपने को क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं? अल्फेश के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। उसने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्यों? क्योंकि मैं पुणे क्षेत्र में बड़ा शख्स हूं। क्योंकि मेरा रुतबा तुमसे ऊंचा है। ये सुनकर शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। तुम जैसे लोगों की नजर में ऊंचा रुतबा मतलब श्रेष्ठता है, लेकिन मेरी नजर में चाहे रुतबा ऊंचा हो या नीचा, सभी एक जैसे हैं। और तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम मेरे स्वागत के लायक नहीं हो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। अल्फेश के मुंह का कोना थोड़ा सा हिला। जाहिर था कि वह शिवम के शब्दों से कुछ नाराज था। युवक, तुम्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए। अल्फेश ने अपना हाथ उठाया और उसे शिवम के कंधे पर रखा। शिवम को तुरंत अपने कंधे पर एक दबाव महसूस हुआ और अल्फेश के मुंह के कोने पर एक हंसी उभर आई। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बांह हिलाई और एक जबरदस्त ताकत तुरंत वापस लौट आए। अल्फेश की कलाई तुरंत उस ताकत से चोटिल हो गई और वह कुछ कदम पीछे हट गया। तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो? अल्फेश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पास ही खड़ी निकिता ने जल्दी से उसे चेतावनी दी, कजिन, वह बहुत अच्छा है। उसके साथ लड़ाई मत करो। अल्फेश ने अपनी कलाई हिलाई और ठंडी हंसी हंसी। एक साधारण इंसान की स्किल कितनी अच्छी हो सकती है, और अगर मुझे उससे निपटना है तो मेरे पास कई तरीके हैं। चूंकि मेरे पास एक मिशन है, मैं अभी तुम्हारे स्तर तक नहीं उतरूंगा। इस मामले के बाद देखता हूं कि तुम्हारा क्या करता हूं। अल्फेश ने शिवम की नाक की ओर इशारा करके कहा। शिवम को उसकी परवाह ही नहीं थी। वह वहां सिर्फ पुराने मास्टर गोयल के लिए रुका था। इसके बाद अल्फेश सोफे पर जाकर बैठ गया। गोयल परिवार के लोग उसे घेरकर चापलूसी करने लगे। अल्फेश, इस बार जयपुर में तुम्हारा सीनियर ऑफिसर कौन है? हमें कुछ बता सकते हो? पंकज ने चाय डालते हुए पूछा। अल्फेश ने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं पता, और यह एक रहस्य है। हम इसे यूं ही नहीं बता सकते। अल्फेश, अपने परिवार से क्या नहीं बता सकते? सुबू ने बगल से कहा। ये सुनकर अल्फेश ने तुरंत बेपरवाह हंसी हंसी और बोला, तुम लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर सभी उत्साह से कान खड़े कर बैठे। अल्फेश ने धीरे से कहा, हमारे कमांडर के मुताबिक ये शख्स कमांडर इमरान को जानता है, लेकिन उनके बीच थोड़ी गलतफहमी है, वरना उसे बुलाने खुद कमांडर इमरान आते। ये सुनकर सभी हैरानी से पूछने लगे, कौन ऐसा है जिसे बुलाने खुद कमांडर इमरान आएंगे? अल्फेश ने बेपरवाह हंसी हंसी और कहा, संक्षेप में, वह एक बहुत ही शानदार शख्स है। हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन इतने बड़े लोगों को उसे बुलाने भेजना, वह निश्चित रूप से असाधारण है। इस बिंदु पर अल्फेश रुका और आगे बोला, बेशक, हमारे डिप्टी चीफ के अधीनस्थ भी सैन्य क्षेत्र के एलीट हैं। वह जाहिर तौर पर सैन्य क्षेत्र में अपनी पोजीशन की शेखी बघार रहा था। बिल्कुल, मुझे पता था कि अल्फेश का भविष्य उज्ज्वल है, पंकज ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। वाह, अल्फेश आखिरकार वापस आया, तो हमें आज रात को सेलिब्रेट करना चाहिए, सुमन ने चापलूसी से कहा। बाकी रिश्तेदार भी चिल्लाए, हाँ, आज रात हम सब अच्छे से पिएंगे। जब माहौल खुशनुमा हो रहा था, शिवम ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े आदमी का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ और वह बिस्तर पर पड़ा है। उनके वंशज होने के नाते तुम लोग जरा भी दुखी नहीं हो, बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम लोग सचमुच बेतारानकन इंसान हो। शिवम के शब्दों पर लिविंग रूम तुरंत शांत हो गया और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। टस्क टस्क, तुम एक बाहरी इंसान हो, फिर भी नकली भक्ति दिखा रहे हो। हाँ, अगर तुम इतने ही भक्त थे तो पहले क्यों नहीं आए? हमने तुम्हें निकालने के लिए नहीं कहा, ये भी बहुत है। अल्फेश ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, एक दामाद जो परिवार में घुसा था, वह अपने को बहुत बड़ा समझता है। तुम्हें नहीं पता कि वर्तमान में जीना क्या होता है। शिवम ने अल्फेश की ओर देखा और कहा, भक्ति सबसे पहले आती है। तुम्हें भक्ति का मतलब भी नहीं पता, फिर भी तुम अपने को एलीट कहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी नौकरी जाने में ज्यादा समय नहीं है। हाँ, सॉरी, लेकिन मैं सैन्य क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा हूँ। ऊपर वाले मेरी बहुत तारीफ करते हैं और कभी भी मेरी प्रमोशन हो सकती है। अल्फेश ने बेपरवाह हंसी हंसी। लेकिन तुम, एक दामाद जो परिवार में घुसा था और निकाल दिया गया, मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदा रहना भी मुश्किल होगा।
शिवम ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। जल्द ही शमशान की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंच गई। शिवम ने खुद पुराने मास्टर गोयल के शरीर को गाड़ी में ले जाकर रखा और सभी के साथ दाह संस्कार और दफन के लिए गया। इसमें पूरा दिन लग गया और जब ये खत्म हुआ तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था। आखिरकार खत्म हुआ, चलो वापस जाकर पीते हैं, पंकज ने हंसते हुए कहा। आज रात हमें अच्छे से पीना है और मस्ती करनी है। सुवो और पंकज ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और माहौल काफी खुशनुमा था। शिवम ने उनकी ओर देखा और लगा कि पुराने मास्टर गोयल के लिए इतना परवाह करना उनके लिए बेकार था। शायद पुराने मास्टर गोयल को पहले से ही इस सीन की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने शिवम से गोयल परिवार को नुकसान न पहुंचाने को कहा। शिवम ने मन ही मन सोचा, कितना अफसोस। फिर शिवम ड्रैगन पैराडाइज की ओर गाड़ी चलाकर चला गया। इस पल ड्रैगन पैराडाइज के गेट पर दो लोग खड़े थे। ये दोनों लोग लंबे थे और उनमें एक शानदार रौब था। उनके चेहरे तेज थे और उनमें एक साहसी हवा थी। कमांडर मंटू, मैंने शिवम का नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना। कमांडर इमरान उसे युद्ध क्षेत्र में भर्ती करने पर क्यों अड़े हुए हैं। थोड़ा छोटा शख्स बोला। कमांडर मंटू नाम का आदमी हंसा और बोला, नोआ, अंदाजे मत लगाओ। चीफ इमरान के अपने प्लान होंगे। नोआ ने कुछ विद्रोही अंदाज में कहा। उसे बुलाने खुद डिप्टी चीफ को आना पड़ा। मैंने कभी इतना बड़ा तामझाम नहीं देखा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यह इसके लायक है। कमांडर मंटू चुप रहा, फिर बोला, कुछ समय पहले सैनी परिवार के राज को उसने हरा दिया था। वह बस एक अमीर परिवार का लड़का है। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, नोआ ने विद्रोही अंदाज में कहा। ऑफिसर मंटू तुरंत अवाक रह गया। ये सच था, हालांकि वह काफी काबिल था, लेकिन इतना मानव संसाधन खर्च करके उसे बुलाना इसके लायक नहीं था। ऑफिसर मंटू, आपको भी ज्यादा नहीं पता है ना। मुझे शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, नोआ बड़बड़ाया। ऑफिसर मंटू ने तुरंत डांटा, बकवास मत करो। नोआ ने विद्रोही अंदाज में कहा, यह सच है। मैंने अफवाह सुनी है कि शिवम ने पहले कमांडर इमरान की बीमारी ठीक की थी। शायद उसके पीछे कोई बड़ा परिवार है। शायद वह कोई अमीर लड़का है जो सैन्य क्षेत्र में पैसे उड़ाने जा रहा है। कमांडर मंटू ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने हाथ हिलाया और कहा, मेरे फैसले पर शक मत करो। नोआ ने कुछ नहीं कहा। वह कमांडर मंटू का पसंदीदा सैनिक था, इसलिए वह अक्सर आदेशों की अवहेलना करता था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और दोनों वहां खड़े इंतजार करते रहे। आखिरकार एक ऑडी धीरे धीरे वहां आए। गाड़ी रुकते ही एक युवा लड़का बाहर निकला। ये देखकर दोनों जल्दी से शिवम की दिशा में बढ़े। शिवम ने दो अनजान चेहरों को हैरानी से देखा और थोड़ा सतर्क हो गया। आप दोनों कौन हैं? शिवम ने टटोलते हुए पूछा। कमांडर मंटू कुछ कहने से पहले नोआ ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम शिवम हो? हम पुणे क्षेत्र से हैं। पुणे क्षेत्र? शिवम और कंफ्यूज हो गया। मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। नोआ कुछ कहने वाला था जब कमांडर मंटू ने हंसकर कहा, मिस्टर शिवम, गलतफहमी मत पालो। हम अपने सीनियर्स के आदेश पर तुम्हें दावत में बुलाने आए हैं। दावत? शिवम को अचानक अल्फेश की बात वाली दावत याद आई। अफवाह थी कि ये दावत खास तौर पर एक युवा लड़के को बुलाने के लिए थी और वह युवा लड़का खुद शिवम था। क्या घर में कोई नहीं है? आप लोग अंदर क्यों नहीं गए? शिवम ने हैरानी से कहा। नोआ ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, तुम में ये कहने की हिम्मत है? हम यहाँ कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। इंसान तो दूर, यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं दिखी। शिवम जल्दी से दरवाजे की ओर गया और वाकई दरवाजा बंद था। जुनैद घर पर नहीं है। शिवम ने बुदबुदाते हुए दरवाजा खोला। ऑफिसर्स, कृपया अंदर आएं, शिवम ने विनम्रता से कहा। कमांडर मंटू ने सिर हिलाया और तुरंत शिवम के पीछे चल पड़ा। विशाल यार्ड और शानदार विला देखकर नोआ ने ईर्ष्या से कहा, इतनी शानदार जगह पर रहना, तुम जरूर किसी अमीर परिवार से हो। नोआ, बकवास मत करो, कमांडर मंटू ने डांटा। नोआ तुरंत चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह अभी भी विद्रोही था। शिवम चाय का पॉट बनाने गया और दोनों के लिए चाय डाली। फिर उसने पूछा, अगर कुछ कहना है तो कहो। कमांडर मंटू ने हंसकर कहा, बात यह है कि डिप्टी चीफ के आदेश पर हम तुम्हें पुणे क्षेत्र में एक पोस्ट लेने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। पोस्ट लेना? शिवम ने एक घूंट पानी उगल दिया। उसने सिर हिलाया और हंसा। मजाक मत करो, मेरे पास ऐसी क्या काबिलियत है कि मैं पुणे क्षेत्र में पोस्ट ले सकूं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने हमारे डिप्टी चीफ को खुद बुलाने पर मजबूर किया, नोआ ने तंज कसा। शिवम ने उसकी ओर देखा और बहस नहीं की। हमें भी ठीक ठीक नहीं पता। संक्षेप में, यह ऊपर से आदेश है, कमांडर मंटू ने विनम्रता से कहा। शिवम ने सोचा और फिर कहा, क्या यह मिस्टर इमरान का आइडिया हो सकता है? कमांडर मंटू स्तब्ध रह गया और जबरदस्ती हंसकर बोला, लगता है तुम्हें पता है। बेशक उसे पता है, ये तो साफ तौर पर रिश्तेदारी है। नोआ ने हल्के से तंज कसा। शिवम ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आया कि नोआ को उससे इतनी दुश्मनी क्यों थी।
मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। शिवम ने नोआ को देखा और भौहें चढ़ाईं। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, नोआ ने नाराज स्वर में कहा। शिवम ने हंसकर कहा, तो फिर तुम बार बार मुझसे उलझ क्यों रहे हो? जैसे ही नोआ कुछ बोलने वाला था, कमांडर मंटू ने उसे डांटा, नोआ, बदतमीजी मत करो। नोआ ने मुंह बनाया और साफ तौर पर बहुत नाराज था। शिवम ने हंसकर कहा, अगर कुछ कहना है तो कह दो, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। शिवम के शब्दों से नोआ को अचानक आत्मविश्वास मिल गया। वह खड़ा हुआ और बोला, हालांकि मैं, नोआ, कोई बड़ा शख्स नहीं हूं, लेकिन मैं तुम जैसे अमीर लड़कों को नीचा देखता हूं जो सैन्य क्षेत्र में सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं। क्या तुम्हें पता है कि सैन्य क्षेत्र क्या है? ये राष्ट्रीय रक्षा का स्थान है, न कि तुम जैसे अमीर लड़कों के लिए मौज करने की जगह। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। वह नोआ की बातों से सहमत था। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन अफसोस, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं और बचपन से गरीब रहा हूं। मैं कोई अमीर लड़का नहीं हूं। शिवम ने सिर हिलाया और कहा। नोआ ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अगर तुम अमीर परिवार के बेटे नहीं होते तो क्या इतनी शानदार जगह पर रहते? अगर तुम अमीर परिवार के बेटे नहीं होते तो क्या मिस्टर इमरान डिप्टी चीफ को तुम्हें बुलाने भेजते? एक साधारण इंसान को ऐसा ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है? कमांडर मंटू चुप रहा। जाहिर तौर पर वह भी उलझन में था। शिवम ने अपने हाथ में चाय का प्याला रखा और कहा, यह मेरी गलती नहीं है। तुम्हें हुई को और मिस्टर इमरान से पूछना चाहिए। और तुम जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, मुझे भी ठीक नहीं पता। मेरे पास तुम्हारे जैसी ही शंकाएं हैं। शिवम ने सिर हिलाया। नोआ ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, अगर तुम में असली टैलेंट नहीं है तो पुणे क्षेत्र में हमें गंदा करने मत आना। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ये तो वाकई एक बेकार शख्स है। कमांडर मंटू, हम अब जा सकते हैं। नोआ ने ठंडी हंसी हंसी। नोआ के शब्दों को सुनकर शिवम का चेहरा आखिरकार ठंडा हो गया। वह नोआ को देखकर ठंडे स्वर में बोला, रुको। नोआ रुका, पलटा और बोला, क्या? और कुछ है? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुमने कई बार मेरा अपमान किया। क्यों? क्या यही पुणे क्षेत्र के लोगों का विशेषाधिकार है? मिस्टर शिवम, नोआ का गुस्सा बहुत है, तुम्हें उसके स्तर तक नहीं उतरना चाहिए, कमांडर मंटू ने समझाया। शिवम ने नोआ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारा गुस्सा ज्यादा है तो इसे बदलना होगा, वरना तुम देर सवेर इसके कारण नुकसान उठाओगे। नुकसान? मैं तुम्हें नुकसान उठाने की चुनौती देता हूँ। नोआ अचानक खड़ा हो गया और उसके शरीर की ऊर्जा तुरंत चरम पर पहुंच गई। इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। आओ, मुझे, एक बेकार इंसान को, तुम्हारा गुस्सा ठीक करने दो। यही तो मैं चाहता हूँ, नोआ ने चीखकर कहा और तेजी से अपनी मुट्ठी बांधकर शिवम की ओर दौड़ा। उसने अपनी ऊर्जा को अधिकतम तक बढ़ाया। जाहिर था कि वह शिवम को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन शिवम जरा भी नहीं हिला। उसने नोआ की ओर देखा भी नहीं और बस अपना हाथ हिलाया। एक भयानक ताकत लैंडस्लाइड की तरह उसकी ओर बढ़ी। इस ताकत को महसूस करते ही नोआ का चेहरा पूरी तरह बदल गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह विशाल ताकत इतनी भयानक थी कि नोआ को लगा जैसे उसे ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। उसका पूरा शरीर उछलकर दूर जा गिरा। शिवम के सिर्फ एक हाथ के इशारे से नोआ का तेज हमला नाकाम हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर लेटे हुए नोआ खून उगलने लगा। उसे अपनी छाती में तेज दर्द के झटके महसूस हो रहे थे। नोआ, कमांडर मंटू चिंता से भरा हुआ, जल्दी से खड़ा हो गया। चिंता मत करो, उसकी बस एक पसली टूटी है। शिवम ने चाय का एक घूंट पिया और उदासीनता से कहा। कमांडर मंटू का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और वह नाराजगी से बोला, शिवम, भले ही तुम खुद को साबित करना चाहते हो, इतना निर्मम होने की जरूरत नहीं थी। शिवम ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि पास ही खड़ा नोआ अचानक चिल्लाया, कमांडर मंटू, इसका मिस्टर शिवम से कोई लेना देना नहीं है, मैं हार मानता हूँ। ये कहकर नोआ मुश्किल से जमीन से उठा और शिवम की ओर हाथ जोड़कर बोला, मिस्टर शिवम, मैं पहले बदतमीजी कर रहा था, कृपया मुझे माफ करें। ये शिवम के लिए थोड़ा हैरान करने वाला था। उसके रवैये का ये बदलाव उसे पूरी तरह अलग इंसान जैसा लगा। उसने नोआ को देखा और हंसकर कहा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नोआ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले तुम्हें उकसाया था और मुझे लगता है कि तुमने पहले ही रहम दिखा दिया। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अपनी ताकत का सिर्फ 30% इस्तेमाल किया। ये सुनकर नोआ ने जबरदस्ती हंसी। मैं बहुत घमंडी और अज्ञानी था, नोआ ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। शिवम को नोआ का रवैया पसंद आया। हालांकि नोआ घमंडी था, उसने अपनी गलती मानी और अपनी हार स्वीकारी। वह कम से कम ऊंचे विचारों वाला था। कमांडर मंटू ने भी सिर हिलाया और कहा, उसका यही स्वभाव है, वह सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करता है। शिवम ने झुककर कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करें ऑफिसर नोआ।
फिर शिवम पलटा और अपने कमरे में लौट गया। उसने गोदाम से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक आध्यात्मिक आग की लपट टिमटिमा रही थी। शिवम ने अपनी उंगली हिलाई और लपट औजार में गिर गई। आध्यात्मिक आग के सहारे शिवम की गोली बनाने की गति कई गुना तेज थी। दुर्भाग्य से ये बहुत अस्थिर थी। शिवम ने कई बार कोशिश की, लेकिन सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो गईं। आखिरकार छठी बार में शिवम ने सफलतापूर्वक डायडापिल बनाए। हाय, आध्यात्मिक आग को कंट्रोल करना वाकई मुश्किल है। शिवम ने अपने पसीने को पोंछा। फिर शिवम ने डायडापिल ली और बाहर निकला। उसने डायडापिल नोआ को दी और हंसकर कहा, इसे लो और तुम्हारे शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। नोआ ने डायडापिल ली और संदेह के साथ निगल लिया। कुछ मिनट बाद उसकी छाती का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। ये वाकई काम कर गया। नोआ के चेहरे पर प्रशंसा और बढ़ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, मिस्टर शिवम, नोआ, तुम्हारे सामने पूरी तरह हार मानता हूँ। मैं पहले गलत था, इसलिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। शिवम ने हाथ हिलाकर दिखाया कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। फिर शिवम ने कहा, इस डायडापिल को दिन में एक बार लो। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में तुम्हारी पसलियां पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद मिस्टर शिवम, नोआ ने ईमानदारी से कहा। कमांडर मंटू ने आह भरी और कहा, लगता है कमांडर इमरान सही थे। उनके पास वाकई आयुर्वेदिक मेडिसिन और मार्शल आर्ट्स दोनों की स्किल है। शिवम, हमारी यह यात्रा बेकार नहीं गई। लेकिन शिवम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद शिवम ने सिर हिलाया और कहा, कमांडर मंटू, मुझे माफ करें। मुझे सैन्य क्षेत्र में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया वापस जाकर मिस्टर इमरान को कहें कि मैं उनकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कमांडर मंटू स्तब्ध रह गया। फिर उसने मजाक में कहा, शिवम, तुम नखरे कर सकते हो, लेकिन इतना नखरा नहीं चलेगा। बगल में खड़ा नोआ चिंता से बोला, मिस्टर शिवम, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे आजादी पसंद है और मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं। माफ करना। कमांडर मंटू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, शिवम, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। सैन्य क्षेत्र में शामिल होने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मैं अभी सैन्य क्षेत्र में शामिल होने पर विचार नहीं करूंगा। माफ करना। शिवम ने बार बार मना किया। कमांडर मंटू सिर्फ आह भर सका और बोला, लगता है मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। कमांडर मंटू का काम पूरा होना या न होना उससे कोई मतलब नहीं था। शिवम के लिए सैन्य क्षेत्र में शामिल होना उचित नहीं था। हालांकि सैन्य क्षेत्र में ज्यादा संसाधन थे, लेकिन वहां कई पाबंदियां भी थीं। सबसे जरूरी कारण था कि शिवम को लगता था कि अगर वह अब सैन्य क्षेत्र में गया तो शायद उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। कमांडर मंटू ने और कुछ नहीं कहा। आखिरी चाय का प्याला पीने के बाद कमांडर मंटू नोआ के साथ जल्दी से चला गया। वापस लौटने के बाद कमांडर मंटू ने जल्दी से डिप्टी चीफ को शिवम के रवैये के बारे में बताया। डिप्टी चीफ शिवम के इनकार से थोड़ा हैरान था। आखिरकार कई लोग सैन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए तरसते थे। मैं उसे खुद बुलाऊंगा, डिप्टी चीफ ने दूसरी ओर से कहा। ये सुनकर कमांडर मंटू ने हैरानी से कहा, डिप्टी चीफ, शिवम काबिल है, लेकिन इतना तामझाम करने की जरूरत है क्या? डिप्टी चीफ ने बेपरवाह हंसी हंसी और कहा, तुम नहीं समझे। शिवम सिर्फ काबिल नहीं है। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले विदेश से आए एक इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर की मौत शिवम के हाथों हुई थी। इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर? कमांडर मंटू का चेहरा अचानक बदल गया। मजाक कर रहे हो क्या? उसकी ऊर्जा से तो शिवम सिर्फ इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स है। वह इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर से कैसे जीत सकता है? कमांडर मंटू ने अजीब से चेहरे के साथ कहा। हालांकि वह मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन उसे दोनों के बीच का अंतर समझ में आता था। डिप्टी चीफ हंसा और बोला, यही कारण है कि हम उसकी कदर करते हैं। हम एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स की इतनी कदर नहीं करते, लेकिन इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स जो इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर को हरा सके, ऐसे बहुत कम हैं। जहां तक मुझे पता है, रौनक के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं किया, डिप्टी चीफ ने कहा। रौनक? कमांडर मंटू ने मुश्किल से निगला। डिप्टी चीफ, आपका मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा नहीं है। रौनक सैन्य क्षेत्र में एक लीजेंड है। कमांडर मंटू ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। डिप्टी चीफ हंसा और बोला, वह भी रौनक जितना काबिल नहीं है, लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और शिवम को दवा बनाना भी आता है। उसने जो सोल नरिशमेंट पिल बनाई है, वह पूरे प्रांत में मशहूर है। वाणिज्य मंत्रालय उस बिजनेस को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। इस बिंदु पर डिप्टी चीफ थोड़ा रुका और फिर बोला, वैसे कल तुम मेरे साथ उसकी फैक्ट्री जाकर निरीक्षण करोगे? ठीक है। कमांडर मंटू ने और कुछ नहीं कहा और बस सहमति जताई। ... रात में शिवम अकेले आंगन में बैठा था। उसकी हथेलियों में आग की लपटें टिमटिमा रही थीं और उसके सामने कई साधारण जड़ी बूटियां थीं।
ये जड़ी बूटियां लेई हू ने बड़ी सावधानी से तैयार की थीं। हालांकि ये बहुत शानदार नहीं थीं, लेकिन अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त थीं। फुस, एक हल्की हवा चली और शिवम के सामने की जड़ी बूटियां आध्यात्मिक आग से जलकर राख हो गईं। फिर फेल हो गया। सामने की राख को देखकर शिवम ने जबरदस्ती हंसी। शिवम ने अभी अभी आध्यात्मिक आग उत्पन्न की थी, इसलिए उसे आग को कंट्रोल करना नहीं आता था। 10 से ज्यादा बार दवा बनाने की कोशिश में वह सिर्फ एक बार सफल हुआ था। इतनी अस्थिरता के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हादसा होने की बहुत संभावना है। शिवम ने मन ही मन सोचा। आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा था। इतने कम समय में अपने कंट्रोल को बेहतर करना लगभग असंभव था। लगता है मुझे अभी के लिए साधारण आग का इस्तेमाल करना चाहिए। शिवम ने जबरदस्ती हंसी। हालांकि गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन कम से कम ये सुरक्षित थी। शिवम पूरी रात नहीं सोया और जुनैद भी वापस नहीं आया। अगली सुबह शिवम फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस नजदीक आ रही थी। शिवम मिस्टर ललन से मिलकर इसके कुछ ब्यौरे जानना चाहता था। इस दौरान मिस्टर ललन ने लगभग सारा समय फैक्ट्री में बिताया। शिवम के गोली फॉर्मूले के साथ मिस्टर ललन आसानी से सोल नरिशमेंट पिल बना लेता था। जल्द ही शिवम की गाड़ी फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, शिवम ने देखा कि वहां कई लोग खड़े थे। सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि अल्फेश था। अल्फेश को देखकर शिवम को कुछ हैरानी हुई। वह यहाँ क्या कर रहा था? ज्यादा सोचने का समय न मिलते हुए शिवम ने जल्दी से गाड़ी भीड़ के सामने ले जाकर रोकी। शिवम को देखते ही मिस्टर ललन जल्दी से उसके पास आए। मिस्टर शिवम, मैं आपको फोन करने ही वाला था। मिस्टर ललन के चेहरे पर चिंता और बेचैनी थी। शिवम ने तुरंत पूछा, मिस्टर ललन क्या हुआ? मिस्टर ललन ने पास ही खड़े अल्फेश और बाकियों की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जड़ी बूटियां मानक के मुताबिक नहीं हैं और उन्हें नष्ट करना होगा। साथ ही हमें अपनी फैक्ट्री की जांच भी करवानी होगी। मिस्टर शिवम, इस जांच के चलते हमें सारा काम रोकना होगा। पता नहीं हम कब दोबारा शुरू कर पाएंगे। मिस्टर ललन की बात सुनकर शिवम ने आंखें सिकुड़कर अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा। ये साफ था कि अल्फेश जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा था। फैक्ट्री इतने समय से चल रही थी और हमेशा अच्छी समीक्षा मिली थी। जड़ी बूटियों की बात करें तो उनके खराब होने की संभावना और भी कम थी, क्योंकि सोल नरिशमेंट पिल के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत बहुत कम थी, वरना ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के स्तर तक नहीं पहुंचती। मिस्टर ललन, घबराए मत, इस मामले को मैं संभाल लूंगा, शिवम ने सांत्वना देते हुए कहा। मिस्टर ललन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जहां जरूरत हो हम उपहार देंगे, ज्यादा जिद मत करना। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, समझ गया मिस्टर ललन। ये कहने के बाद शिवम अल्फेश की ओर बढ़ा। अल्फेश को मानो पहले से अंदाजा था। उसने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ मजे लेते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम, एक निकम्मा, अपनी फैक्ट्री खोल लोगे। काफी प्रभावशाली है। शिवम ने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? अल्फेश जोर से हंस पड़ा। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी फैक्ट्री की जांच करने आया हूँ, अल्फेश ने तंज कसते हुए कहा। फैक्ट्री की जांच? शिवम ने आंखें सिकुड़कर ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है ना? अल्फेश ने ठंडी हंसी और कहा, हमारे सैन्य क्षेत्र और गुणवत्ता जांच विभाग की संयुक्त जांच में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा, जैसा चाहो जांच करो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद इसे बंद कर दूंगा। ये सुनकर अल्फेश फिर हंस पड़ा। शिवम, तुम वाकई बचकाने हो। समस्या है या नहीं, यह मैं तय करूंगा, अल्फेश ने तंज कसते हुए कहा। ये कहने के बाद अल्फेश ने हाथ हिलाया और कहा, जाओ और इसका गोदाम जांचो। अगर कोई भी समस्या हो तो उसे वहीं जला दो। गुणवत्ता जांच विभाग के कर्मचारी तुरंत शिवम के गोदाम की ओर बढ़े। अल्फेश और शिवम दरवाजे पर खड़े इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद 2 लोग भागते हुए बाहर आए और चिल्लाए, मिल गया। ये कुछ जड़ी बूटियां मानक के मुताबिक नहीं हैं। अल्फेश ने ठंडी हंसी। उसने खांसकर उदासीनता से कहा, ठीक है, उन्हें तुरंत जला दो। ये झूठा इल्जाम है। मिस्टर ललन तुरंत बेचैन हो गए। वह भागकर शिवम के पास आए और चिंतित होकर बोले, मिस्टर शिवम, इन जड़ी बूटियों को मैंने खुद चुना था। इनमें कोई समस्या नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। शिवम ने मुस्कुराकर सांत्वना दी, मिस्टर ललन, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। वह मुझे निशाना बना रहा है। लड़के, मुझे बदनाम मत करो, अल्फेश ने बेपरवाह हंसी के साथ कहा। मैं तो प्रक्रिया के मुताबिक काम कर रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर निशाना साधने का क्या मतलब? अल्फेश ने तंज कसते हुए कहा। शिवम ने गहरी सांस ली और अल्फेश के पास जाकर बोला, अल्फेश, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा,
अल्फेश ने ठंडी हंसी हंसी। कल कोई शख्स इतना घमंडी नहीं था। क्या हुआ, अब घमंड क्यों नहीं दिखा रहे? अल्फेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। शिवम के चेहरे पर गुस्सा झलका। उसने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा और कहा, सिर्फ एक मौखिक विवाद की वजह से तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके बदला लेना चाहते हो। अल्फेश, तुम वाकई सैन्य क्षेत्र में रहने के लायक नहीं हो। हाँ, मेरे लायक होने या न होने का फैसला तुम नहीं करोगे। अल्फेश ने तंज कसते हुए कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं न सिर्फ तुम्हारी जड़ी बूटियां जलाना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारी फैक्ट्री को भी नवीनीकरण के लिए बंद करवाना चाहता हूँ। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें 1-2 साल में फिर से शुरू करने दूंगा। अगर मूड खराब हुआ तो शायद 10-20 साल तक बदलाव करना पड़े। ये कहते हुए अल्फेश रुका और शिवम के कान के पास फुसफुसाया, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो तो मुझसे गिड़गिड़ाओ। शायद मैं दया दिखा दूं और तुम्हें जल्दी शुरू करने दूं। हा। अल्फेश का चेहरा देखकर शिवम को गुस्सा आ गया। उसने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा और कहा, मैं इस मामले को तुम्हारे सीनियर को जरूर बताऊंगा। मेरे सीनियर को बताओगे? तुम अपने को क्या समझते हो कि मेरे सीनियर से मिल सको? कितना बड़ा मजाक है। अल्फेश ने ठहाका लगाया। ये कहने के बाद अल्फेश ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, इन गैर मानक जड़ी बूटियों को अभी जला दो। हाँ, संबंधित विभाग के कुछ लोग तुरंत शिवम के गोदाम की ओर बढ़े। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तभी शिवम ने अचानक चीख कर कहा और तेजी से गोदाम के दरवाजे पर पहुंच गया। इस चीख के साथ सभी के कदम रुक गए। उस भयानक दबाव ने उन्हें एक पल के लिए सतर्क कर दिया। अल्फेश का चेहरा ठंडा हो गया और वह तुरंत शिवम की ओर बढ़ा। चलते हुए वह चिल्लाया, शिवम, तुम कानून के खिलाफ जाना चाहते हो। अगर तुमने कानून का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। हिम्मत करके दिखाओ, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। देखता हूँ हिम्मत करता हूँ कि नहीं। अल्फेश तेजी से शिवम के सामने पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने अपनी बंदूक निकाली और शिवम की ओर तान दी। लेकिन शिवम ने तेजी से हाथ बढ़ाया और बंदूक को पकड़ लिया। अगले ही पल बंदूक शिवम के हाथों में चूर चूर हो गई। अल्फेश का चेहरा अचानक बदल गया। वह 2 कदम पीछे हटा और फिर गुस्से में बोला, शिवम, अगर तुम बंदूक छीनने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें यहीं मारने का अधिकार है। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम पहले यहां मरोगे, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम की बात सुनकर अल्फेश के दिल में अचानक डर का साया पसर गया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अच्छा, तुम वाकई एक सैनिक को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो, अल्फेश ने दांत पीसते हुए कहा। उसने शिवम की ओर इशारा किया और बोला, तुम इंतजार करो, मैं अभी अपने सीनियर को इसकी सूचना देता हूं। ये कहने के बाद अल्फेश ने अपना फोन निकाला और कॉल करने वाला था। मैं तुम्हारे सीनियर्स के आने का इंतजार करूंगा। संयोग से मेरे उनके साथ कुछ संबंध हैं, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर अल्फेश तुरंत जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे मेरे बॉस के साथ संबंध हैं? तुम अपने को क्या समझते हो? हकीकत देखो, अल्फेश ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। माफ करना, लेकिन तुम्हारे कमांडर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सैन्य क्षेत्र में आमंत्रित किया था। तुम्हें क्या लगता है मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं या नहीं? ये सुनकर अल्फेश और भी जोर से हंस पड़ा। उसने पेट पकड़कर कहा, तुम्हें सैन्य क्षेत्र में बुलाया, कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए? मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। हा। शिवम को उससे बकवास करने की जरूरत नहीं लगी। उसने बस हाथ हिलाकर उसे फोन करने का इशारा किया। तभी पास से एक सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी अचानक आती दिखी। ये शिवम की फैक्ट्री है, डिप्टी चीफ ने बाहर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। हाँ, डिप्टी चीफ, कमांडर मंटू ने जल्दी जवाब दिया। डिप्टी चीफ ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कुछ दिन पहले मैंने प्रांतीय वाणिज्य विभाग से बात की थी। ये प्रांत की एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। कमांडर मंटू ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, शिवम जयपुर में बहुत मशहूर है, उसकी फैक्ट्री को कौन परेशान करेगा? ये सच है। डिप्टी चीफ हंस पड़ा। फैक्ट्री के बाहर अल्फेश उस गाड़ी को देखकर तुरंत खुश हो गया। उसने शिवम की ओर इशारा करके कहा, तुम मर गए, हमारे चीफ आ गए हैं। गाड़ी जल्दी से अंदर आ गई। जैसे ही वह रुकी, कमांडर मंटू, नोआ और एक चौकोर चेहरे वाला आदमी बाहर निकले। अल्फेश जल्दी से आगे बढ़ा, सलाम किया और चिल्लाया, हेलो चीफ। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने भौहें चढ़ाईं। उसने इधर उधर देखा और कहा, क्या हो रहा है? अल्फेश ने जल्दी से कहा, हमने संबंधित विभागों के साथ इस फैक्ट्री की जांच की। जांच के बाद हमने पाया कि इस फैक्ट्री में सारी जड़ी बूटियां मानक के मुताबिक नहीं हैं। डिप्टी चीफ, कमांडर मंटू और बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी आंखों में शक था। अल्फेश ने आगे कहा, डिप्टी चीफ को रिपोर्ट करते हुए, जड़ी बूटियों के गैर मानक होने के अलावा इस फैक्ट्री का मालिक शिवम, उसे सजा मिलनी चाहिए।
डिप्टी चीफ कुछ कहने से पहले बगल में खड़ा नोआ आगे बढ़ा और चिल्लाया, अल्फेश, तुम्हें अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अल्फेश स्तब्ध रह गया। उसने नोआ को हैरानी से देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैंने जो कहा वह सच है। कृपया इसकी जांच करें, सर। कमांडर मंटू ने भौहें चढ़ाईं और कहा, अल्फेश, तुम्हें पता है ये कौन है? अल्फेश ने शिवम की ओर देखा और कहा, हाँ, ये गोयल परिवार का दामाद है, जो सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना जानता है। कैसी हिम्मत! नोआ तुरंत गुस्से में चिल्लाया। मिस्टर शिवम हमारे सैन्य क्षेत्र के सम्मानित अतिथि हैं और इस यात्रा का उद्देश्य भी वही है। ये सुनकर अल्फेश का चेहरा अचानक बदल गया। शिवम वाकई वही शख्स था जिसे चीफ इमरान ने नाम लेकर बुलाया था। ये कैसे संभव था? क्या पंकज ने नहीं कहा था कि वह सिर्फ एक निकम्मा है? नोआ ने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा, फिर जल्दी से शिवम के सामने जाकर माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शिवम, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, शिवम, क्या कोई गलतफहमी है? कमांडर मंटू ने भी पूछा। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, कमांडर मंटू, मैं आपके सैन्य क्षेत्र से बहुत निराश हूँ। कमांडर मंटू ने भौहें चढ़ाईं और कहा, शिवम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शिवम ने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा और कहा, अल्फेश अपने को आपके सैन्य क्षेत्र का एलीट कहता है, लेकिन उसमें कोई नैतिकता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे सलाम नहीं किया, उसने गुणवत्ता जांच विभाग के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। अल्फेश का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, सर, इसकी बकवास मत सुने। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी, मेरे पास यहाँ सर्विलांस कैमरा है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? ये सुनकर अल्फेश ने ठंडी हंसी हंसी, माफ करना, लेकिन सर्विलांस कैमरा खराब है। तुम्हें कैसे पता? शिवम ने आंखें सिकोड़कर उदासीनता से पूछा। अल्फेश का दिल धक धक करने लगा। ओह नहीं, उसका मुंह फिसल गया। मैंने अंदाजा लगाया, अल्फेश ने हिम्मत जुटाकर कहा। नोआ ने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा और कहा, अल्फेश, अगर हमें पता चला कि तुमने परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अल्फेश ने मन ही मन शिकायत की, उसे कैसे पता था कि शिवम के इतने बड़े कनेक्शन हैं। लेकिन अब जब बात यहां तक आ चुकी थी तो उसे हिम्मत करके एक एक कदम आगे बढ़ना था। अल्फेश ने गहरी सांस ली और कुछ डरते हुए कहा, भले ही शिवम हमारे सैन्य क्षेत्र का सम्मानित अतिथि हो, उसे कानून का पालन करना चाहिए। इस फैक्ट्री में बने सारे प्रोडक्ट्स मानक के मुताबिक नहीं हैं। उसे इसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। डिप्टी चीफ ने भौहें चढ़ाईं। उसने अल्फेश की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, मानक के मुताबिक नहीं? ये फैक्ट्री वाणिज्य विभाग का फोकस है। गैर मानक प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं? डिप्टी चीफ की बात सुनकर अल्फेश और भी बेचैन हो गया। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। जल्दी बताओ, ये सब क्या हो रहा है? नोआ ने गुणवत्ता जांच विभाग के लोगों पर गुस्से में चिल्लाया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने अब स्वीकार कर लिया तो हम तुम्हें हल्की सजा दे सकते हैं। अगर हमें पता चला तो मेरी बेरुखी के लिए मत कहना। नोआ ने गुणवत्ता जांच के जिम्मेदार व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखा और कहा। गुणवत्ता जांच के जिम्मेदार व्यक्ति का चेहरा बेहद खराब हो गया और वह बेचैनी से खड़ा रहा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मिस्टर अल्फेश ने जो कहा उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। डिप्टी चीफ ने सिर हिलाया। उसने कमांडर मंटू की ओर देखा और कहा, तुरंत सैन्य क्षेत्र की दूसरी टीम के लोगों को बुलाओ और मेरे लिए जांच करवाओ। अगर कोई समस्या नहीं है तो तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जांच होगी। हाँ। कमांडर मंटू ने सलाम किया और तुरंत फोन निकालकर कॉल करने लगा। तभी गुणवत्ता जांच विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति अचानक चिल्लाया, नहीं, कॉल मत करो, मैं बताता हूँ। नोआ ने हल्के से हंसा और कहा, बताओ क्या हो रहा है? जिम्मेदार व्यक्ति ने अल्फेश की ओर इशारा किया और कांपती आवाज में कहा, उसने हमें शिवम को फंसाने के लिए कहा। तुम बकवास कर रहे हो। अल्फेश का चेहरा राख की तरह हो गया और वह पसीने से तरबतर था। इस बिंदु पर जिम्मेदार व्यक्ति को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने अल्फेश की ओर इशारा किया और कहा, उसने हमें ऐसा करने को कहा। उसने ये भी कहा कि अगर हमें कुछ मिले तो ठीक, लेकिन अगर न मिले तो वह हमें खराब जड़ी बूटियां डालकर शिवम को फंसाने देगा। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। अल्फेश का चेहरा राख जैसा हो गया। उसने जल्दी से डिप्टी चीफ की ओर देखा और कहा, डिप्टी चीफ, आप इसकी बकवास मत सुने, ये सब उसने बनाया है। डिप्टी चीफ ने अल्फेश को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम अब भी नहीं मान रहे? अल्फेश ने दांत पीसकर कहा, डिप्टी चीफ, ये सब उसकी अपनी सोच थी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। सोचो, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास जड़ी बूटियों की जांच करने का अधिकार कैसे हो सकता है? इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अल्फेश ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे वह कसम खा रहा हो। जिम्मेदार व्यक्ति ने दांत पीसकर कहा, मेरे पास यहाँ एक रिकॉर्डिंग है। मिस्टर शिवम जयपुर में मशहूर शख्स हैं, इसलिए मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैंने खास तौर पर अल्फेश के साथ बातचीत रिकॉर्ड की थी।
निकालो, नोआ ने डांटा। जिम्मेदार व्यक्ति ने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ढूंढने लगा। अल्फेश का चेहरा घबराहट से भरा था और उसके माथे पर मूंगफली के दाने जितना पसीना था। तभी अल्फेश ने फोन छीनने के लिए अचानक हाथ बढ़ाया, लेकिन शिवम ने अपनी उंगली हिलाई और अल्फेश का शरीर उछलकर दूर जा गिरा। सबूत नष्ट करना चाहते हो? शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। अल्फेश जमीन से उठा और जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में फोन को घूरने लगा। वह पूरी तरह घबरा चुका था। अब भी नहीं मान रहे? डिप्टी चीफ का चेहरा बेहद ठंडा था। तुम वाकई जिद्दी हो। नोआ ने फोन छीना और प्ले बटन दबाया। फोन से एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। शिवम एक निकम्मा है। एक निकम्मे ने मेरी अवहेलना करने की हिम्मत की। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं सैन्य क्षेत्र का एलीट हूँ। मेरे पास बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है। मेरे खिलाफ कौन जाएगा? इस बार मैं चाहता हूँ कि शिवम मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाए, वरना मैं उसकी फैक्ट्री बंद करवा दूंगा। इन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर सभी के चेहरे बेहद उदास हो गए। इस बीच डिप्टी चीफ के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। शर्मनाक, ये पूरी तरह शर्मनाक है। डिप्टी चीफ ने गुस्से में कहा, पुणे क्षेत्र में ऐसा घिनौना इंसान है? तुमने मेरी पूरी तरह बेइज्जती कर दी है। डिप्टी चीफ का रवैया देखकर अल्फेश धप्पा से घुटनों पर बैठ गया। उसने दयनीय ढंग से गिड़गिड़ाया, डिप्टी चीफ, मुझे नहीं पता था कि शिवम हमारे सम्मानित अतिथि हैं। मैं गलत था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक साधारण इंसान होता तो मैं तुम्हारे द्वारा परेशान किए जाने का हकदार था, है ना? शिवम ने ठंडे स्वर में सवाल किया। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। अल्फेश ने जल्दी से हाथ हिलाया। उसने दांत पीसकर कहा, ये सब निकिता की गलती है। निकिता ने मुझसे ऐसा करने को कहा। उसने कहा कि वह मेरे लिए बदला लेना चाहती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बिना नैतिकता या जिम्मेदारी के इंसान को सैन्य क्षेत्र में रहने का हक नहीं है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। कमांडर मंटू तुरंत एक कदम आगे बढ़ा और बोला, शिवम, चिंता मत करो। मैं उसे तुरंत सैन्य क्षेत्र से निकाल दूंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा। नहीं नहीं, मुझे पता है कि मैं गलत था। सर, कृपया मुझे एक बार माफ करें। अल्फेश ने हताश होकर गिड़गिड़ाया। उसके लिए आज की स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से डिप्टी चीफ उसे मौका नहीं दे सका। इसे जल्दी बाहर ले जाओ, यह एक शर्मिंदगी है, डिप्टी चीफ ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहते ही कुछ सैनिक आगे आए और अल्फेश की बांह पकड़कर उसे गाड़ी तक ले गए। शिवम, मुझे वाकई खेद है। मुझे नहीं पता था कि सैन्य क्षेत्र में ऐसा घिनौना इंसान है। परेशानी के लिए माफी। डिप्टी चीफ व्यक्तिगत रूप से आगे आया और शिवम से हाथ मिलाया। शिवम ने विनम्रता से कहा, डिप्टी चीफ, आप बहुत विनम्र हैं। कृपया कमरे में बैठें। ठीक है। डिप्टी चीफ ने औपचारिकता नहीं की। उसने सिर हिलाया और शिवम के साथ ऑफिस में चला गया। डिप्टी चीफ के अंदर बैठने के बाद शिवम ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक कप चाय बनाई। हाय, मैं मूल रूप से तुम्हें पुणे क्षेत्र के सैन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। अब मुझे ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। डिप्टी चीफ ने चाय का प्याला रगड़ते हुए सिर हिलाया। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, डिप्टी चीफ, इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी सैन्य क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहता। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। डिप्टी चीफ ने और जोर नहीं दिया। उसने सिर हिलाया और फिर विषय बदलते हुए कहा, शिवम, तुम्हारी सोल नरिशमेंट पिल प्रांत का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अफवाह है कि सोल नरिशमेंट पिल को प्रांत में अनुसंधान के लिए मॉडल के रूप में लिया गया है। ये सुनकर शिवम ने कुछ हैरानी से कहा, डिप्टी चीफ, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। डिप्टी चीफ जोर से हंस पड़ा। बगल में खड़े मिस्टर ललन ने भी जल्दी से कहा, मिस्टर शिवम, ये ऑफिसर सही कह रहा है। क्या आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस याद है? शिवम ने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो मैं इस बार फैक्ट्री आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। मिस्टर ललन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, यह अच्छा है। यह अच्छा है, मैंने आपके लिए जानकारी जमा कर दी है। डिप्टी चीफ ने हैरानी से पूछा, आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस? चीफ, आपको भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के बारे में पता है? शिवम ने हैरानी से पूछा। डिप्टी चीफ जोर से हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल। हालांकि आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत पिछले कुछ सालों में कमजोर हुआ है, फिर भी ऊपरी लोग इस आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस को बहुत महत्व देते हैं। ये कहते हुए डिप्टी चीफ ने कमांडर मंटू की ओर देखा और कहा, अगर वह सोल नरिशमेंट पिल जमा करता है तो शिवम को फाइनल में गारंटीड जगह मिलनी चाहिए, है ना? कमांडर मंटू ने सिर हिलाया और कहा, डिप्टी चीफ, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। डिप्टी चीफ ने बुदबुदाया, मैं वापस जाकर पूछूंगा। शिवम ने कुछ शर्मिंदगी के साथ सिर खुजलाया। मुझे वाकई नहीं लगा था कि एक साधारण सोल नरिशमेंट पिल इतना बड़ा प्रभाव डालेगी, शिवम ने मन ही मन बुदबुदाया। शिवम, तुमने इस सोल नरिशमेंट पिल के लिए बहुत मेहनत की होगी, है ना?
डिप्टी चीफ ने बेपरवाही से पूछा। शिवम ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, सच कहूं तो ये सोल नरिशमेंट पिल मैंने बस यूं ही बनाई थी। ये झूठ नहीं था। सोल नरिशमेंट पिल शिवम के विरासत में मिले आयुर्वेदिक तरीकों की पुस्तिका में सबसे साधारण गोली थी। इसका जिक्र करना भी नहीं था। डिप्टी चीफ ने मुस्कुराया। जाहिर था कि वह इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डिप्टी चीफ की नज़र में एक युवा में थोड़ा घमंड होना बुरी बात नहीं थी। आधे घंटे बाद डिप्टी चीफ और बाकी लोग फैक्ट्री से जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले डिप्टी चीफ ने चेतावनी दी, शिवम, तुम्हें भविष्य में और मेहनत करनी होगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, हमारे डिप्टी चीफ ने कहा कि तुम शायद दूसरा रौनक बन सकते हो। नोआ ने आंख मारते हुए कहा। नोआ, कमांडर मंटू ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और नोआ को घूरा। नोआ ने जीभ निकाली और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। वे और ज्यादा नहीं रुके। अलविदा कहने के बाद वे फैक्ट्री से चले गए। शिवम ने अपनी ठुड्डी छुई और फुसफुसाया, रौनक, मैंने ये नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना। ऑफिस लौटने के बाद शिवम ने मिस्टर ललन की ओर देखा और पूछा, आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी। मिस्टर ललन ने जल्दी से कहा, मैंने आधा महीना पहले आपकी जानकारी जमा कर दी थी। लगभग एक हफ्ते बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से शुरू होगी। शिवम ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर ललन, उस समय मुझे गाइड करने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। मिस्टर ललन ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी उपलब्धियां मुझसे कहीं ऊपर हैं। आपको ही मुझे गाइड करना चाहिए। किसी खास शैक्षणिक क्षेत्र में जुनूनी लोग ऐसे ही होते हैं। वे उम्र की परवाह नहीं करते, सिर्फ उपलब्धियों की। उदाहरण के लिए मिस्टर ललन और नोआ। शिवम ज्यादा देर फैक्ट्री में नहीं रुका और जल्द ही ड्रैगन पैराडाइज विला लौट गया। घर लौटने पर शिवम ने देखा कि सुमन और गोयल परिवार के लोग दरवाजे पर खड़े थे। वे मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? शिवम ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और जल्दी से उनके पास चला गया। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। शिवम को देखते ही पंकज अचानक पागल हो गया और उसकी ओर दौड़ा। तुम कमीने, तुमने मेरे बेटे का करियर बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि मेरे बेटे ने इसके लिए कितनी मेहनत की थी? पंकज ने दांत पीसते हुए कहा। पंकज की बात सुनकर शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारा बेटा खुद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, कमीने, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। पंकज ने दांत पीसते हुए कहा। पंकज ने भी गुस्से में कहा, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अब मेरे भतीजे को भी। तुम्हारी वजह से गोयल परिवार में उथल पुथल मची है। तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई या नहीं। इससे हमें इस कहानी को अपने चैनल पर